दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ G7 जैसे ताकतवर संगठन भारत के साथ जुड़ रहे हैं। आज भले ही भारत G7 ग्रुप्स का मेंबर ना हो, इसके बावजूद भी भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है और G7 के कंट्रीज भारत को इम्पोर्टेंट समझते हैं। इसीलिए रिसेंटली ही G7 की एक इम्पोर्टेंट बैठक में भारत को इन्वाइट किया गया और भारत ने ऐसी चीज पर हाथ रख दिया है जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ, G7 देशों के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं। दूसरी खबर जर्मनी से, जहां पर रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भारत आए हैं और भारत में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज पूरी जर्मनी में हेडलाइंस बना हुआ है। दरअसल भारत ने यह बयान दिया कि अब भारत किसी भी आइडियोलॉजी पर काम नहीं करेगा, स्पेशली हथियारों की खरीद वाली राजनीति पर भारत बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अगर हथियार बेचने हैं तो भारत में हथियार बनाओ, नहीं तो किसी और देश से डील पक्की है। लास्ट अपडेट भारत और फ्रांस से, जहां पर 114 राफेल की सुपर डील जल्द ही फाइनल होने वाली है और इसमें भारत फ्रांस एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल करेंगे। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले समझते हैं G7 की मीटिंग के अंदर आखिर क्या हुआ। दरअसल भारत ने वॉशिंगटन में आयोजित G7 की क्रिटिकल मिनरल्स की हाई लेवल बैठक में पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की गई है, क्योंकि यह कदम चीन के प्रभुत्व को कम करने और पूरी सप्लाई चेन पर इस तरीके से चाइना ने कंट्रोल बना रखा है उसे काउंटर करना है। इसी के साथ वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में ये इम्पोर्टेंट मोड बताया जा रहा है। दरअसल 12 जनवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट ने G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक की। इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पार्टिसिपेट किया और इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इसे 3 पार्ट्स में समझते हैं। पहला उद्देश्य सप्लाई चेन की सुरक्षा, यानी कि दुर्लभ पृथ्वी के तत्व जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अन्य महत्वपूर्ण खजानों को सुरक्षित करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनको निकालना और सही तरीके से सही देशों तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि सभी देश इक्वली डेवलपमेंट कर पाएं, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना। वर्तमान में चीन वैश्विक खनिज रिफाइनरीज मार्केट का लगभग 70% हिस्सा कंट्रोल करता है और सप्लाई चेन का ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल चाइना के हाथ में है। G7 और भारत का एक अधिकार को चुनौती देने के लिए अकेले चीन काफी है, इसीलिए सब देश एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और G7 ग्रुप्स को भी समझ में आ चुका है कि भारत के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। तीसरा रीजन, विकसित भारत @2047। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जोर दिया और विकसित भारत के लक्ष्य की और सुरक्षा खनिज सप्लाई चेन के लिए इंपॉर्टेंस को बताते हुए इस मीटिंग को और ज्यादा जरूरी बताया है। और अब समझते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स क्या है और ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार रिफाइनिंग पर चीन का दबदबा है। पहली, चीन तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स और मेटल्स हैं, इन पर कंट्रोल करता है। हाल ही में चीन ने जापान से आने वाले रेयर अर्थ और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे वैश्विक टेक के बाजार में बहुत ज्यादा हड़कंप मच चुका है। यानी कि जापान को ये रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं और जापान, जो कि टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे है, वो बिना इन मेटल्स और मिनरल्स के कुछ भी नहीं कर सकता। इवन अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अमेरिका ने सेट बैक किया जब चाइना पर इन्होंने टैरिफ लगा दिया, एक हैवी टैरिफ। और इसको लेकर के भारत ने बड़ा कदम उठाया है, जहां पर भारत ने साल 2025 में अपना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत 100 से भी अधिक मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी शुरू की गई है और इसमें अलग अलग कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि भारत केवल G7 की बैठक से सीमित नहीं, बल्कि यह अमेरिका समर्थित पैक्स सिलिका पहल में भी शामिल होने जा रहा है। क्या है पैक्स सिलिका, जरा इसे समझते हैं। तो यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसका लक्ष्य सेमीकंडक्टर, AI और आधुनिक चिप के लिए कच्चे माल की सप्लाई को इंश्योर करना और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर अपना ही कंट्रोल हो, कुछ इस तरीके के दावे किए जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक फायदे की बात की जाए तो भारत को इसमें शामिल होने से उसे बहुत ही एडवांस तकनीक और फिक्स सप्लाई चेन मिल पाएगी, जिससे भारत आगे चल के काफी अच्छी ग्रोथ कर सकता है।
और करंटली भारत के स्टेटस की बात की जाए तो भारत अब अलग अलग देशों के साथ विकल्प भी बना रहा है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर रहा है। रिसेंटली राजस्थान जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के काफी बड़े भंडार पाए गए हैं, जिन पर काम ऑलरेडी बड़े स्केल पर एक्सपेंड किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनरशिप बढ़ाई गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने करीब 8.5 बिलियन यूएस डॉलर के ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें चीन के बाहर खनिज रिजर्व पर अपने कंट्रोल्स बनाए रखे जा सकें। कुछ इस तरीके का यह प्रोजेक्ट है। और G7 देशों के साथ खनिज की न्यूनतम प्राइस यानी कि प्राइस फ्लोर्स तय करने पर भी चर्चा हुई है, ताकि चीन की सस्ती कीमतों के मुकाबले अन्य देशों में भी निवेश टिकाऊ बना रह सके। तो भारत की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने पहली बार एशिया की यात्रा की चांसलर बनने के बाद, और पहली यात्रा उन्होंने भारत में की। दरअसल अमेरिका जिस तरीके से अपनी कंट्रोल नीति पूरी दुनिया पर अपना रहा है, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन जो जर्मनी शायद चाहता था वो उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, और इसी चीज पर उनकी जो विचारधारा है उस पर भारत ने कड़े संदेश दिए हैं। दरअसल चांसलर मिर्च की यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री जी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा खरीद रणनीतियां किसी राजनीतिक विचारधारा आइडियोलॉजी पर निर्धारित नहीं है। उनका बयान उन पश्चिमी देशों के लिए एक संदेश था जो कि अक्सर मानवाधिकार या फिर लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर रक्षा सौदों में शर्तें लगाते हैं। स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी का बहाल करने के लिए कुछ इस तरीके का कदम उठाया है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की क्या विचारधारा है ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे आप भारत की कूटनीति देखिए, जहाँ एक तरफ भारत अमेरिका के पैक्स सिलिका के साथ जुड़ना चाहता है, G7 के साथ जुड़कर के पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वही दूसरी तरफ हम अमेरिका को आने भी मार रहे हैं कि जिस तरीके की तुम आइडियोलॉजी अपनाते हो ज्यादा दिन तक आप चल नहीं पाएंगे। इसी के साथ भारत के विदेश सचिव ने जहां पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत ने यह भी नोट किया है कि पहले जिन जर्मन सैन्य उपकरणों के लिए लाइसेंस मिलने में सालों लग जाते थे, अब वे फास्ट ट्रैक पर बेस हो चुके हैं और जल्द ही उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जर्मनी, जिसने ऐतिहासिक रूप से गैर नाटो देशों को घातक हथियार बेचने की सावधानी बरती है, अब भारत को इंडो पैसिफिक के अंदर अपने आप को एज अ ताकतवर देश प्रेजेंट करने में मदद मिलती है। इसलिए जर्मनी के साथ हमारा साथ जरूरी है। बाकी रिसेंटली जर्मन चांसलर भारत आने के बाद करीब 19 MOU साइन किए गए हैं। इसमें डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट राफेल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत का MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत फाइटर जेट खरीदने की दिशा में इस काम को तेजी से बढ़ाना शुरू किया गया है। तो कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और फ्रांस के बीच एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनलाइज होगी और इसके तहत 114 नए राफेल डील जल्द फाइनल हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील से एक देश की एरोस्पेस की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, और इस डील के तहत भारत को F4 और F5 राफेल खरीदे जाएंगे, जिसमें सुपर राफेल डील भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस डिफेंस डील के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत इतने दिनों से 114 राफेल के बारे में बोल रहा है, लेकिन इस डील को फाइनल क्यों नहीं किया जा रहा? दरअसल भारत के सामने रूस ने भी एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसे भारत अब समझ नहीं पा रहा कि किस डील की तरफ जाया जाए। राफेल जिसने दुनिया भर में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रखी है, वहीं रूस दूसरी तरफ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को दे रहा है, आधी कीमत पर दे रहा है, और जितने में हम 114 राफेल खरीदेंगे उतने में करीब 200 Su-57 हम खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे प्रस्ताव रूस के सामने ऐसे आए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भारत कितना कंफ्यूज है। फिलहाल जो भी डील्स होंगी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होंगी, यानी कि सरकार बदलती रहेगी तब भी हथियार भारत को मिलते रहेंगे। क्या कुछ सोचना है इस पूरी वीडियो पर? कमेंट्स अपने आप जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।